हाँ तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो हिस्ट्री है, इसका रोल है और इसकी स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो इसी जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ग्रीक लेटर से आया है। माइटो मीन्स फिलामेंट, तंतु, कॉन्ट्यूर मीन्स ग्रेन्यूल्स। तो कोशिका के अंदर जो फिलामेंटस फॉर्म या ग्रेन्यूल्स के रूप में जो कण मिलते हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे प्रोटोजोआ, एनिमल्स, प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर या फिलामेंटस आकार की दोहरी झिल्ली से आबद्ध लिपोप्रोटीन के उपांग जो अपने विभिन्न एंजाइम्स एवं कोएंजाइम्स की सहायता से जो अपने पोटेंशियल एनर्जी है बॉन्ड्स के रूप में जो पाई जाती है, उस एनर्जी को एटीपी में बदल देते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी दोहरी मेम्ब्रेन के द्वारा ये आबद्ध रहती है और इसके अंदर एंजाइम और को एंजाइम जो कि क्रेब चक्कर और साइटोक्रोम चेन चलाते हैं वो इसके अंदर स्थित रहते हैं। ये इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। ये ऑटोनोमस रेप्लिकेशन कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री अपन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अल्टमैन 1894 में अल्टमैन ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। इसका नाम बेंडे ने 1897 में दिया था। और इसका जो रोल है, काम क्या है, वो वारबर्ग ने देखा था सबसे पहले 1913 के अंदर। ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, इसका मुख्य काम है ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, यानी ऑक्सीडेशन करना, साथ में फास्फेट ग्रुप है वो जोड़ देना। एडीपी है, एएमपी एडीपी का के साथ फास्फोरस जोड़ देता है और ऑक्सीडेशन की क्रिया इसके अंदर होती है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन ऑर्गेनेल भी अपन कहते हैं। तो इसका जो काम है वो वारबर्ग ने बताया था सबसे पहले कि और जो रेस्पिरेशन अपन कहते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ जाती है, कोशिका के अंदर जाती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को ये जलाने का काम करती है। तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, ये अपने आप में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो अपन श्वसन ले रहे हैं, ये श्वसन का एकमात्र अपना मुख्य उद्देश्य यही है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई है वो होती रहे, जहां ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन के द्वारा लगातार एटीपी बनता रहे। पोषण के आधार पर अपन जीवों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो ऑटोट्रोफ्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सोलर रेडिएशन से अपना, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सोलर रेडिएशन से जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, स्टार्च अपन कह सकते हैं, इनका निर्माण कर देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। और दूसरे हैं हेटरोट्रोफ्स जो ऑटोट्रोफ्स के द्वारा तैयार किया गया भोजन है वो जिसके ऊपर उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उनको अपन हेटरोट्रोफ्स कहते हैं। तो जितने भी जीव हैं पौधों के अलावा सब हेटरोट्रोफ्स हैं। तो ये क्या है, ग्लूकोज के रूप में या केमिकल एनर्जी। ऑटोट्रोफ्स हमेशा ऊर्जा किस रूप में लेते हैं, सोलर रेडिएशन के रूप में, और उस सोलर रेडिएशन को ये केमिकल एनर्जी के अंदर बदल देते हैं। ये जो ऑटोट्रोफ्स हैं ये इस केमिकल, जो बनी बनाई केमिकल एनर्जी है, इसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, एक तरफ तो माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी बनाती है, ये जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्लोरोफिल एनर्जी बनाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको वापस लिबरेट करके ये साइकिल चलाती रहती है। तो वातावरण के अंदर देखो, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए दोनों ही तरीके के जीवों का समान योगदान है। ऑटोट्रोफ्स में क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण वातावरण से CO2 और H2O से ग्लूकोज का निर्माण करती है, जबकि हेटरोट्रोफ्स इसी को जो ग्लूकोज बना है इसको वापस CO2 और H2O के अंदर बदल के अपने जो इकोसिस्टम है इसको मेंटेन रखता है। तो ये साइकिल लगातार चल रहा है अपने इकोसिस्टम के अंदर। तो जो हेटरोट्रोफ्स हैं ये CO2 और H2O लिबरेट करते हैं, ऊर्जा जो निकलती है अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए काम में ले लेते हैं, और ये CO2 और H2O है ऑटोट्रोफ्स वापस इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अंदर बदलते रहते हैं। तो ये साइकिल लगातार है, ये साइकिल चलता रहता है। नीचे माइटोकॉन्ड्रिया का दिया हुआ है, इसके अंदर एडीपी, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये एटीपी, H2 और CO2 के अंदर बदलते रहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन है वो लगातार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता रहता है। इकोसिस्टम इसी के द्वारा क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया ही बैलेंस्ड अवस्था के अंदर रखती हैं। अब अपन मोर्फोलॉजी, थोड़ा सा आकार देख लेते हैं। इट हैज़
कैरेक्टरिस्टिक मोर्फोलॉजी बट एक्सिबिट कंसिडरेबल वेरिएशंस इन साइज एंड शेप, है ना। इसकी साइज और शेप है ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग कोशिका, इनकी जो संख्या, आकार और शेप है वो अलग अलग कोशिकाओं कार्य के आधार पर डिपेंड करती है। शेप, सबसे पहले शेप देखते हैं। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया शू शेप्ड होती है, किंतु कार्य व कोशिका की आकृति के आधार पर इनकी आकृति बदलती रहती है। जैसे क्लब शेप्ड भी हो सकती है, वेसिकुलर भी हो सकती है, वैक्यूल्स के रूप में भी हो सकती है। तो कोशिका की जो आकृति, कोशिका का जो कार्य है, इसके ऊपर इसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार और उसकी जो शेप है ये कोशिका की कार्य और व्यवहार के ऊपर डिपेंड करती है। साइज है माइटोकॉन्ड्रिया की लगभग स्थिर रहती है, 0.5 माइक्रोमीटर इंटू 7 माइक्रोमीटर लंबी होती है। इसकी जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर और जो लंबाई है वो 1 से 7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के किस भाग में ज़्यादा, कहाँ, किस तरीके से अरेंज रहती हैं कोशिका के अंदर। साधारणतः माइटोकॉन्ड्रिया जीवद्रव्य में समान रूप से वितरित रहती हैं, किंतु कोशिका की क्रियाशीलता, ऊर्जा की आवश्यकता व अन्य घटक इसके वितरण को असमान बना देते हैं या प्रभावित करते हैं। तो जहाँ एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, कोशिका के जिस भाग में ऊर्जा की ज़्यादा खपत होती है उस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाई जाती हैं। कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के चारों ओर स्थित रहती हैं, किंतु ग्लाइकोजन, फैट बॉडीज आदि पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर यह परिधि की तरफ खिसक जाती हैं। माइटोसिस के दौरान माइटोटिक स्पिंडल के चारों ओर जमा हो जाती हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि डॉटर सेल्स के अंदर इनका जो वितरण है वो समान रूप से रहे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के जिस भाग में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ संख्या में अधिक पाई जाती है। जैसे मसल सेल्स के अंदर आई माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, वहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। स्पर्म के अंदर मिड पीस जो टेल है वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता तैरने के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो मिड पीस के अंदर पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो बेसल रीजन है जहाँ अब्जॉर्प्शन लगातार होता रहता है तो उस जगह ज़्यादा पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब जहाँ ज़्यादा कंज्यूम होती हैं वहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। नंबर्स भी इनकी कोशिका की क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी कोशिका की ज़्यादा क्रियाशील, ज़्यादा एक्टिव है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिलेंगी। जो कोशिकाएं कम क्रियाशील और रहती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम मिलती है। माइक्रोमोनास में एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यीस्ट कोशिका में 10 से कम। वर्टिब्रेट सेल में इनकी संख्या हजारों में पाई जाती है। लीवर कोशिका एक्टिव है इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1000 से 1600 तक की पाई जाती है। इंसेक्ट के जो फ्लाइट मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इनके अंदर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो रीजनरेटिंग और कैंसर सेल्स होती हैं वहाँ इनकी संख्या कम पाई जाती है, कारण कि वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या कम पाई जाती है। oocyte को, अंड कोशिका को देखें तो उसके अंदर तो आगे कई सारी जनरेशन के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पर सामान्यतः देखें तो प्लांट्स में एनिमल सेल्स से हमेशा कम पाई जाती है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। ये सेक्शन दिखाया गया है, तो इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है वो उसको अपन आउटर चैम्बर कहेंगे, और जो अंदर का चैम्बर मैट्रिक्स जहाँ रहता है उसको इनर चैम्बर कहेंगे। और जो अंदर की मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड अवस्था के अंदर पाई जाती है, जिसको अपन क्रिस्टा कहते हैं। बीच में साइटोसोल है, इसके खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कुछ प्रोटीन ये स्वयं अपने संश्लेषित कर सकते हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप में पूरी मशीनरी पाई जाती है इनके अंदर प्रोटीन निर्माण की। जो क्रिस्टी होती है इनकी सतह पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स लगे रहते हैं बड़े, और यहाँ एटीपी का निर्माण होता है इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से आबद्ध आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिनको अपन आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच के स्पेस को अपन आउटर चैम्बर, और अंदर का जो है जहाँ मैट्रिक्स रहता है उसको इनर चैम्बर कहते हैं।
आउटर मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रखती है। इसकी सामान्य मोटाई जो है सामान्य प्लाज्मा झिल्ली के समान 6 से 8 नैनोमीटर के मध्य होती है। सामान्य प्लाज्मा झिल्ली है ये अपने आप में फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके जो लिपिड हैं, लिपिड के अंदर फोस्फोइनोसिटोल, ट्राइफॉस्फेट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड की मात्रा अधिक और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन नामक एक इंटीग्रल प्रोटीन पाई जाती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बीच बीच में पोरिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो पोरोसिटी बढ़ा देते हैं, परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं, बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर आसानी से आ सके, जो कि बड़े अणुओं का नॉन सेलेक्टिव चैनल्स का निर्माण करती हैं। अधिकांश सॉल्यूट्स इस पोरिन प्रोटीन के ये चैनल्स बनाती हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक आ जाएं, पदार्थ आसानी से आ सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन को देखें तो आउटर मेम्ब्रेन की विशेषता क्या है, इसके अंदर पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। इनर मेम्ब्रेन को देखें, इनर मेम्ब्रेन एक जटिल तंत्र के समान होती है जो संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को दो भागों में विभक्त कर देती है। आंतरिक कक्ष को पुनः इनफोल्डिंग के द्वारा इनकम्प्लीट चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करती रहती है। तो अंगुली के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं, अंदर की ओर फोल्ड अवस्था के अंदर रहते हैं, जिसको अपन क्रिस्टी कहते हैं, और इनके ऊपर F1 पार्टिकल लगे रहते हैं। इसको ये जो अंदर का मैट्रिक्स या इनर चैम्बर है इसको भी कई अनकम्प्लीट चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किए रखती है, जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ये इनफोल्डिंग होती है, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती है। आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा वसा की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसके अंदर प्रोटीन्स या एंजाइम्स ज़्यादा पाई जाती हैं, 3:1 का रेशियो पाया जाता है। आंतरिक झिल्ली हाईली सेलेक्टिव होती है तथा इसके अंदर साइटोक्रोम चेन लगी रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है साइटोक्रोम चेन, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर लगी रहती है। साथ साथ में एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इसके जो एम मैट्रिक्स वाला फेस है इसके ऊपर लगे रहते हैं, जो कि ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण करते हैं। सबसे जो इनका जो मेन पार्ट है वो F1 पार्टिकल है, जो भी एंजाइम ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन के लिए आवश्यक होते हैं वो एंजाइम इसके F1 पार्टिकल के अंदर लगे रहते हैं। F1 पार्टिकल्स क्रिस्टी के मैट्रिक्स पर लगे रहते हैं, जिसकी लंबाई 8.5 नैनोमीटर होती है और इनके बीच की दूरी 10 नैनोमीटर होती है। दो पार्टिकल्स की लंबाई 8.5 नैनोमीटर और बीच की जो दूरी है वो हर दो पार्टिकल के बीच में 10 नैनोमीटर के लगभग होती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी संख्या 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 के बीच में पाई जाती है तथा एटीपेज एंजाइम के लिए ये कार्य एटीपेज एंजाइम इनके अंदर पाया जाता है, जो कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसके पार्टिकल के अंदर हेड होता है, नेक होता है, एक बेस होता है जो इनर मेम्ब्रेन के में लगा रहता है। आउटर चैम्बर की बात करें अपने, दोनों झिल्लियों के मध्य में बीच का जो होता है ये 6 से 8 नैनोमीटर चौड़ा स्थान होता है। दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस है उसको अपन आउटर चैम्बर कहते हैं। इसका कंपोजिशन साइटोसोल के समान ही होता है। सोल्यूट का परिवहन बाहरी झिल्ली में उपस्थित पोरिन प्रोटीन के कारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनर चैम्बर है ये इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। इनर चैम्बर लगभग होमोलोगस होता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल के लिए आवश्यक एंजाइम, कोएंजाइम और वाटर सोल्यूबल प्रोटीन रहती हैं। इनर चैम्बर माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के कारण कई अपूर्ण कक्षों में विभक्त रहता है, जिसमें मैट्रिक्स का फ्री मूवमेंट बहुत ही कम होता है। मैट्रिक्स में एंजाइम के अलावा छोटे आकार के राइबोसोम्स डीएनए डबल स्टैंडर्ड रूप में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं भी प्रोटीन बना सकती है। मनुष्य के अंदर अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 13 प्रकार की प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं बना लेती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम फॉस्फेट के कण भी इकट्ठे रहते हैं, संग्रहित रहते हैं, जो कोशिका के अंदर कैल्शियम लेवल को डिसाइड करती है, नियंत्रित करती हैं। फेरेटिन भी इसके अंदर एक्यूमुलेट होता है। ये फेरेटिन का जो आयरन है ना, कई सारी बीमारियां का अगर माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में कहीं कुछ गड़बड़ी है तो कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कूली, हेरिडिटरी एनीमिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बदलने के कारण ये हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेंसिटिविटी
इंजरी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो जब भी कहीं चोट लगती है तो सबसे पहले प्रभावित होने वाले ऑर्गेनल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो आगे चलकर अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्कर चलता है, क्रेब चक्कर से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसे साइटोक्रोम चेन के अंदर चलते हैं, तो साइटोक्रोम चेन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।